सहेली। सखी सहेली। सभी सखियों को राजुल और प्यारे बुआ का नमस्कार और सबको यथा योग्य अभिवादन। बुआ नमस्कार। और ये बताइए कि आप जब भी आती हैं तो कुछ एक ऐसी बात होती है कार्यक्रम में जो बिल्कुल ऐसे हमारे संस्कारों से जोड़ देती है, हमें मिट्टी से जोड़ देती है और हमें हमारी जड़ों से जोड़ देती है। आते ही राजुल ने एक फायर कर दिया। अब श्रोताओं आप समझ गए कि अब हमें तैयारी करनी पड़ेगी, हमें सोचना पड़ेगा कि कुछ ऐसा दिया जाए, आपको बताया जाए कि जो हमें संस्कारों से जोड़े, मिट्टी से जोड़ दे। तो भाई देखो ऐसा है ना कि ये तो वर्ड फेमस है कि कुछ भी बात होगी तो जोड़ना तो पड़ेगा, और हमारे साथी भी इंतजार करते हैं ना राजुल। तो मिट्टी की जब बात कर रही हो तो जो हमारे मिट्टी के बर्तन हम लोग पहले इस्तेमाल करते थे या अभी भी कर रहे हैं, तो उनकी क्या खूबियां हैं, क्यों करते हैं, और कहीं ना कहीं हमारे रिश्ते भी बर्तनों जैसे हैं। तो थोड़ा सा आप भी अंदाजा लगाइए कि कौन से बर्तन हम जब इस्तेमाल करते थे तो अब हमारे रिश्ते कैसे होते थे और आजकल क्या हो रहे हैं। है ना? बिल्कुल। और हम आज बात करेंगे, यही तो हम कह रहे थे कि जब बोर्ड की परीक्षा होती थी तो सबकी जान सूख जाती थी। तो आप भी याद करिए वो दिन। हाँ, वो मौसम आ गया है बिल्कुल उस तरह का। ठंडी हवाएं, थोड़ी ठंडी थोड़ी गर्म हवाएं शुरू हो गई हैं, और इसी के साथ जो हवा एकदम टाइट हो जाती थी सबकी कि बोर्ड के एग्जाम शुरू, तारीख आ गई है, वो आ गई है, डेट निकल आई है, अब उसका स्कीम भी आ गई है, क्या क्या कब कब होगा, और अब रोल नंबर आने वाला है। ये सब एडमिट कार्ड है, संभाल के रखो उसको, कहाँ डिब्बे में रखा जाए कि वो कभी छूटने ना पाए, और पेन तैयार कर लो, उसमें स्याही वाही भी डाल लो, 2 पेन रखो, एक स्टैंड बाई रखो, हो सकता जरूरत पड़े तो तीसरी स्टैंड बाई भी रख लो। है ना? तो बुआ ये सारे अनुभव जो है हमारे सुनने वालों ने भी किए होंगे। हाँ, तो इसके बारे में भी बताएं हमें। बताएं और हम भी बताएंगे। और बुआ आज एक शब्द खास जो है, जो कि तुरंत उत्पन्न होता है। जी हाँ, शब्दों की बात आ रही है तो देखो हम आज जो शब्द हम लेकर हाजिर हैं वो है प्रत्युत्पन्नमति। तो प्रत्युत्पन्नमति ये जो शब्द है, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, क्या जानते हैं, वो साझा करिए। और हम, हमारी जितनी जानकारी है वो थोड़ी सी हम बताएंगे, थोड़ी सी राजुल बता देंगी, तो बस बात बन जाएगी। तो भाई ये शब्द हो जाएगा। और शब्दों को बहुत संभाल संभाल के इस्तेमाल करने की बात तो कही जाती है, लेकिन इसके साथ ही साथ ये भी कहा जाता है कि जो हर बात है वो संभाल संभाल के कही जाए, किससे कहनी है, किससे नहीं कहनी है, ये सब सोच समझ के कहा जाए, यानी कि बात हर किसी से न कहना। तो वो कौन सी बातें हैं आपको जो ऐसी लगती हैं जो सभी से नहीं कही जा सकती? बहुत सारी बातें बुआ ऐसी होती हैं वैसे। अरे सबको पता है, लेकिन अक्सर हम लोग कह भी देते हैं, मालूम है नहीं कहना है, फिर भी निकल ही जाता है। तो बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं। लेकिन जैसे तुमने कहा ना कि हवा टाइट हो जाती है, मौसम कुछ सर्द है कुछ गर्म है, तो भाई सर्दी के मौसम में कुछ सर्दी सर्दी वाली जगह पे भी चलेंगे तो डबल मजा आ जाएगा। देखो क्या होता है ना, जब ठंड के दिनों में जैसे आइसक्रीम आप खाओ तो पिघलती नहीं है जल्दी, तो उतनी कड़ी बनी रहती है, तो उसके खाने का मजा कुछ और रहता है। बिल्कुल। तो ऐसे ही सर्दियों में ठंडी जगहों पे घूमने जाने का मजा कुछ और है, इसलिए आज हम शिमला चलेंगे। क्या बात है ना? अभी तो बर्फ देख पाएंगे ना भाई, गर्मियों में कहाँ बर्फ देख पाएंगे। सही बात है, वो पिघली पिघली बर्फ देखने से तो अच्छा है कि कोई गाना ही गा लिया जाए। ये दिल नशी नजारे करते हैं क्या इशारे, ये कौन पर्वतों से छुपकर मुझे पुकारे। ये दिल नशी नजारे करते हैं क्या इशारे, ये कौन पर्वतों से छुपकर मुझे पुकारे। बन बन में गूंज
गूंजती है किसकी हंसी सदाएं, दिल की जमा उमंगे रह रह के चौंक जाएं। बन बन में गूंजती है किसकी हंसी सदाएं, दिल की जमा उमंगे रह रह के चौंक जाएं। चुपके से आन बैठे कोई मेरे सहारे, ये कौन पर्वतों से छुपकर मुझे पुकारे। ये कौन मुस्कुराए, पल पल गुजर रहे हैं किसके बदन के साए। फूलों की ओट लेकर ये कौन मुस्कुराए, पल पल गुजर रहे हैं किसके बदन के साए। पैरों को कुछ निशान है सचमुच नदी किनारे, ये कौन पर्वतों से छुपकर मुझे पुकारे। सब कुछ लगे फसाना, सब कुछ लगे कहानी, चेहरे को उसके छूकर हर सुबह हो सुहानी। उसकी हंसी चुराए रातों के चांद तारे, ये कौन पर्वतों से छुपकर मुझे पुकारे। ये दिल नशी नजारे करते हैं क्या इशारे, ये कौन पर्वतों से छुपकर मुझे पुकारे। बुआ, पर्वतों की बात हुई ना शिमला की, हाँ। तो हमारे एक साथी ने लिखा है क्या कि शिमला की सैर कराने वाले हैं, तो मैं नैनीताल से मात्र 40 किलोमीटर की दूरी पर रहता हूं और वहां अक्सर जाता रहता हूं, पर वाह। शिमला मसूरी में जा नहीं पाया। शिमला का मैंने बहुत नाम सुना है, वहां पर माल रोड, घंटा घर और शिमला रिज बहुत फेमस है। आज आपके माध्यम से इन्हीं सब के बारे में जानेंगे और सुनकर ऐसा लगेगा जैसे हम स्वयं शिमला पहुंच गए हैं। क्या बात है, तो भाई इसीलिए तो हम चलते हैं। लेकिन वही हमारे एक साथी ने और बड़ी मजेदार बात लिखी है बिटिया, राजुल, मालूम है क्या? लिख रहे हैं कि इस कड़ाके की ठंड में भी आप शिमला घुमाने ले जा रहे हैं। ओहो, ये सोचकर भी कपकपी हो रही है। कुछ गर्म जगह ले जा सकते थे। चलो कोई बात नहीं, इसी ठंड के बीच सफर का आनंद उठाएंगे और अपने कुछ राज या दिल की बात वो सभी से साझा करना ठीक नहीं होता, क्योंकि एक आपको नीचा दिखाने में इस्तेमाल करते हैं या फिर कोई उसे हंसी मजाक का साधन बना लेते हैं। लेकिन जो आपने इन्होंने ये कहा ना राजुल, देखो ऐसा है कि इन्होंने कहा कि भाई आप किसी गर्म जगह ले, लेकिन देखो अभी जब कपकपी छूटनी है तो इसी सर्दी में छूट जाए ना जो छूटनी है। इकट्ठा सब ठंड वंड लग जाए है कि नहीं, एक पंथ दो काज हो जाएगा। वैसे ये भी तो होता है ना बुआ कि जहर जहर को मारता है। ऐसा ठंड की बात करो, ठंड नहीं लगेगी। हाँ, ये बात भी सही है। और तो फिर बस चलते हैं, है कि नहीं। तो बहुत खूबसूरत पहाड़ी इलाका है, सबसे बहुत ज्यादा मशहूर हिल स्टेशन है जी। हिमाचल प्रदेश की राजधानी भी है शिमला, और इसे पहाड़ों की रानी भी कहा जाता है। हिमालय की दक्षिण पश्चिम पर्वतमालाओं पर बसा है ये, और लगभग 2200 मीटर ऊंचाई पर है ये। क्या बात है। शिमला में पहाड़ के सौंदर्य का नजारा लो भाई, और शहर के अंदर और आसपास पाइन, देवदार, ओक के विशाल वृक्षों की भव्यता निहारिए और खूब मजे लीजिए। और साथ ही यहाँ घूमने के लिए बहुत मनोरम स्थान है, जहाँ जाते ही मन को एकदम सुकून मिल जाता है। तो समर हिल की ऊंचाई से घाटी का मनोरम दृश्य बहुत सुंदर दिखता है। बहुत नामचीन जगह है ये, हाँ। जिसे देखने बहुत सारे पर्यटक आते हैं। ये शिमला की 7 पहाड़ियों के समूह जो कि शिमला का निर्माण करती हैं, उसी का एक हिस्सा है। पाइन और देवदार पेड़ों से भरी ये जगह प्रकृति की अनुपम सौगात लगती है। सच में। फिर ऐसे ही है द स्कैंडल पॉइंट, चारों ओर बर्फ से ढके हुए पहाड़ों के बीच एक समतल सा स्थान है। यहाँ बैठकर सूर्य को ढलते हुए देखा जा सकता है, बहुत अच्छा लगता है। यहाँ का शांत मनोरम वातावरण, प्राकृतिक सौंदर्य, तो भाई तो दिल करता है कि फोटो खींच ली जाए और हमेशा अपनी आंखों में तो समाया ही रखें उसको, आकर लोगों को भी दिखाएं, है ना। ये जगह है कितना दिलचस्प है, द स्कैंडल पॉइंट। स्कैंडल पॉइंट।
फिर बुआ यहाँ पर शिमला के स्टेट म्यूजियम की भी क्या बात है। हाँ। वहाँ की इमारत बाहर से ही देखने में बड़ी खूबसूरत लगती है और ब्रिटिश वास्तुकला का बड़ा सुंदर नमूना है। अंदर जाइए तो फिर कलात्मक सांस्कृतिक वैभव आपको देखने को मिलेगा बहुत ज्यादा। शिमला की सांस्कृतिक विरासत को संजोए हुए हैं यहाँ पर। देखो भाई, यहाँ पर ना आने के लिए चित्र, मूर्तियां, हस्तशिल्प के सुंदर नमूने देखे जा सकते हैं और यहाँ एक लाइब्रेरी भी है। अब ठीक है, आप सोचेंगे कि घूमने गए तो पुस्तकें क्यों पढ़ें, लेकिन भाई पुस्तकों का संग्रह देख लीजिए, आपको ये तो मिल जाएगा किस विषय पर और कितनी कितनी पुस्तकें हैं। थोड़ा पन्ने पलटेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप लौट कर क्या पढ़ सकते हैं, क्या खरीद सकते हैं, या अपनी जो आपकी ग्रंथावली है, पुस्तकालय है जो है, उसमें क्या क्या और इजाफा किया जा सकता है कि नहीं। और बुआ वैसे भी कभी कभी किसी शहर विशेष की लाइब्रेरी में अगर आप जाएं तो आपको वहाँ पर कई ऐसी किताबें मिल जाती है जिनके बारे में आपको पता नहीं, लेकिन बड़ी अच्छी किताबें और बड़ी काम की बातें उसमें मिल जाती हैं। और वहाँ की जो स्थानीय चीजें हैं घूमने आदि की, या जो बारे में चीजें होती हैं, वो वहाँ की पुस्तकों में मिलती है। कि हो सकता है किसी वहीं के रहने वाले किसी स्थानीय व्यक्ति ने लिखा होगा जो बहुत प्रचार प्रसार नहीं किया होगा, तो बड़ी लाइब्रेरियों में हो सकता है ना मिले। तो ऐसी जगहों पर जरूर जाना चाहिए और एक झलक तो ले ही लेना चाहिए, है ना। बिल्कुल। फिर अब शिमला का जा रहे हैं तो फिर वहां पर झरने तो होंगे ही। तो वहां का जो चार्डविक फॉल्स है वो बिल्कुल देखने लायक है। इसे चिड़कू झार भी कहा जाता है और चिड़कू का मतलब होता है गौरैया और झार का मतलब होता है झरना। क्या बात है, क्या बात है। 100 मीटर की ऊंचाई पर है ये झरना और यहाँ के लोग कहते हैं कि इतनी ऊंचाई तक केवल गौरैया ही पहुंच सकती है। झरने के आसपास ऊंचे जो देवदार वृक्षों की सुंदरता देखते ही बनती है और पहाड़ी झरने निर्मल जल ऊंचाई से जब पत्थरों पर गिरता है, उसका जो निर्मल जल होता है, तो वाकई एक अलग ही सौंदर्य दिखाई देता है ना। बिल्कुल। ऊंचे से गिरता हुआ जो पानी होता है, उसकी जो सफेद धार होती है, कई बार ऐसा लगता है कि जैसे अगर ये हमारे ऊपर गिरे तो कितनी जोर से चोट लगेगी। सही बात है। ठंडा ठंडा पानी और इतनी ऊपर से गिर रहा है। लेकिन आनंद तो देता है। हाँ, नहाने का अपना मजा है। सही बात है। फिर पक्षियों की चहचहाट अगर कानों को सुनने में आनंद देती है तो आंखों के सामने होते हैं रंग बिरंगे, कुछ जाने तो कुछ अनजाने पंछी, और ये नजारा आपको दिखेगा हिमालयन बर्ड पार्क में। अच्छा, वाह। यहाँ पे कुछ पक्षी पेड़ की शाखाओं पे फुदकते दिखते हैं, कुछ अपने बच्चों से बतियाते, उनको उड़ना सिखाते, कुछ ऐसे करते हुए दिखते हैं, और कुछ आपस में ही जैसे दोस्तों में होता है ना, थोड़ा खेल हो रहा है, उसको चोंच मारी फिर उड़ गए, ये फिर कहीं पानी में डुबकी लगाई, उस तरह से भी दिखते हैं। यानी कि पूरा आनंद लेते हैं, खुद प्रकृति का हिस्सा होते हुए प्रकृति का वो भी आनंद लेते हैं और हमारे लिए भी एक नजारा बना देते हैं खूबसूरत सा, जिसे देखकर हम आनंदित हो जाते हैं ना। बिल्कुल। तो शिमला के पास ही है कुफरी, जहां बर्फबारी का नज़ारा देखने तो हम लोग जाते ही हैं। यहाँ पर हाइकिंग, ट्रैकिंग जैसी रोमांचक गतिविधियां भी हैं, जिनका की बहुत सारा व्यवस्था है यहाँ पर और खूब की जा सकती हैं, मजे लिए जा सकते हैं इसके भी, है ना। रोमांचक खेलों के मजे लीजिए। फिर शिमला की कोटकाई घाटी है, वहां पर है कियाला फॉरेस्ट। अच्छा। तो है तो ये जंगल ही, लेकिन अब जंगल की खूबसूरती को देखने का जैसे होता ना, बिल्कुल नैसर्गिक वातावरण में पहुंच गए, क्योंकि यहाँ पर बुआ सिर्फ हरियाली नहीं होती बल्कि जो पशु होते हैं वो भी बीच बीच में कहीं कहीं पे दिख जाते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर बहुत सारे रहने की ऐसी जगह बनी हैं जहाँ पर आप ठहर सकते हैं, ठहर कर, क्योंकि ऐसी जगहों पर घूम के उतना आनंद नहीं आता जब आप रुक कर कहीं पर रुके। तो कहीं होता ना कभी कभी कि यहाँ पे रुकोगे तो यहाँ से तुम्हें शेर दिखाई देगा। हो सकता है रात में दिखाई दे, या बहुत सुबह बहुत आप अर्ली मॉर्निंग निकलेंगे तो तब आपको दिख जाए। तो इसलिए वहां पर ठहरना 1-2 दिन ज्यादा फायदेमंद रहता है। और वैसे भी देखो, स्मारक हो या जैसे कोई किला है, महल है, वो आप एक बार देख सकते हैं, लेकिन प्राकृतिक नज़ारे जो होते हैं, जो सौंदर्य है, वो तो हरदम बदलता रहता है। तो वहां ठहर कर रहना, वहां पर उसका आनंद लेना, सुबह की अलग दृश्य, शाम का अलग दृश्य, दोपहर का अलग मतलब मजा होता है। तो उन सब का अलग अलग समय का लेना चाहिए आनंद, है ना। बिल्कुल। तो बुआ ये आपने बहुत अच्छी बात कही कि प्रकृति का अगर आनंद लेना है तो अलग अलग समय पर देखना होगा। जैसे सुबह के समय कहीं कुछ और होगी। वैसे जो उत्तर भारत का सबसे पुराना दूसरे नंबर पर जो आता है चर्च,
उत्तर भारत में, वो भी यहाँ पर है, क्राइस्ट चर्च। हाँ। तो उसमें भी उसका जो भवन है उसकी वास्तुकला बिल्कुल एक मिसाल है, और बड़ी शांत जगह है। यहाँ पर बैठकर बड़ी मन को सुकून मिलता है। जी। तो बहुत सारे पर्यटक यहाँ पर भी आते हैं। यही तो हम कह रहे हैं, है ना। क्योंकि इसके अलावा यहाँ पर तो वर्ल्ड फेमस है माल रोड। तो माल रोड पर तो लोग जाते ही हैं। माल रोड मतलब शिमला, चलो बस। तो हर जगह की एक खास बाजार होती है, यहाँ का माल रोड बहुत फेमस है। तो इसका आनंद लीजिए, घूमिए, खरीदारी कीजिए, वहाँ की स्थानीय चीज़ें देखिए, फिर लकड़ी के खिलौनों की खूबसूरती देखिए, फिर लक्कड़ बाजार है वहाँ चले जाइए, वहाँ स्थानीय भोजन का स्वाद आप ले सकते हैं। और बिल्कुल ज़रूर लीजिए, क्योंकि वो सारी चीज़ें आपको सब जगह नहीं मिलती हैं, है ना। तो भाई पहाड़ों का जो ये दिलकश मौसम, ये दिलकश मौसम नहीं, तो ठंड का मौसम है। नहीं, उसका अपनी कशिश होती है, उसका अपना आनंद होता है ठंड का, है ना। तो उसका जो असली मजा होता है पहाड़ों का, कहते हैं कि वो इसी मौसम में आता है। तो एक बार जरा जब सब ठीक हो जाए। हाँ, ये बात तो बिल्कुल पहला वादा तो यही है। तो पहाड़ों पर एक बार सर्दी भी देखिए। जी। ये पर्वतों के दायरे, ये शाम का धुआं, ऐसे में क्यों ना छेड़ दे दिलों की दास्तां। ये पर्वतों के दायरे, ये शाम का धुआं, ऐसे में क्यों न छेड़ दे दिलों की दास्तां। ये पर्वतों के दायरे, ये शाम का धुआं। जरा सी जुल्फ खोल दो, फिजा में इत्र ढोल दो। जरा सी जुल्फ खोल दो, फिजा में इत्र ढोल दो। नजर जो बात कह चुकी, वो बात मुंह से बोल दो। के झूम उठे निगाह में बहार का समा। ये पर्वतों के दायरे, ये शाम का धुआं, ऐसे में क्यों न छेड़ दे दिलों की दास्तां। ये पर्वतों के दायरे, ये शाम का धुआं। ये चुप भी एक सवाल है, अजीब दिल का हाल है।
बुआ, हम्म। ये पर्वतों के दायरों में तो हमने अपने सुनने वालों को घुमा दिया, लेकिन जानती हैं क्या कह रहे हैं? क्या? कह रहे हैं कि क्या बुआ जी, एक तो कोरोना के कारण कहीं जाने नहीं मिल रहा, और आप तो कभी राजस्थान घुमाते हो कभी शिमला, क्यों मन ललचवा रही हैं? ये काम राजुल बिटिया का है। शिमला यही लेके गई हैं। देखो राजुल, ऐसा है ना कि भाई हमारे साथी ने लिखा तो जरूर है, लेकिन ये भी तो बात है ना कि जो घर में रह रहे हैं उन सबका भी ख्याल रखना तो प्यारी बुआ का ही काम है। तो भाई कहीं इधर घूम लो, कहीं उधर घूम लो, अभी सारा जो है ना तैयारी कर लो। फिर उसके बाद आप सब लोग जब तैयारी कर लेंगे, तो जब ये खुलेगा सब, लॉकडाउन तो ऐसे नहीं लगा है, लेकिन हाँ जब आपको घूमने फिरने की पूरी आज़ादी मिल जाएगी शासन प्रशासन से, तब घूम लीजिएगा। तो भाई देखो, ऐसे ही तो इम्तिहान नहीं दिया जाता है, बिल्कुल। जब पूरी साल भर तैयारी होती है तभी होता है। तो अब इसकी तैयारी कर लीजिए आप। अभी आपके पास बहुत सारे हमने दे दिए विकल्प कि आपको कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, क्या क्या खूबी है, किस मौसम में जा सकते हैं। तो बस अपना तैयारी कर लीजिए, है ना, उसी हिसाब से सब खाना पीना जो भी सोचना है आपको अपना सब सोच लो। हाँ, मतलब अगर कोई पूछे तो फट से बता तो पाए कि अब जो आपको अच्छा लग रहा हो कि भाई यहाँ चलेंगे, मौसम के हिसाब से हाँ। यहाँ चला जाए या यहाँ चला जाए, या जहाँ की जगह आपको ज्यादा अच्छी लग रही है वहां जा सकते हैं। बस हो सकता है कि जाते जाते आप कहीं और चले जाइएगा, बताइए कहीं और। और उसके बारे में हमें लिखकर जरूर भेजिएगा। हाँ, कि आप कहाँ गए घूमने। जहाँ गए थे वो जगह कैसी लगी आपको, और क्या क्या खास था वहाँ पर। खास था। वैसे बुआ, खास तो मिट्टी के बर्तन भी बहुत होते हैं, उनके बारे में भी हमारे सुनने वालों ने बहुत कुछ लिखा है। क्या क्या? अब शिकायत तो नहीं है हमारी? नहीं नहीं नहीं। अच्छा। जैसे लिखा है कि मिट्टी के बर्तनों में जो खाना बनता है उसमें जो सोंधापन का स्वाद आता है बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। हर साल गर्मी के समय जब मटका भरा जाता है उसमें से जो सोंधी सोंधी खुशबू आती है वो बहुत ही अच्छी लगती है। हाँ, यही तो हम कह रहे हैं कि उसकी जो सोंधी खुशबू होती है वो बहुत अच्छी लगती है, जमीन से जुड़ा हुआ सा लगता है कहीं न कहीं। तो तब हमारे संबंध भी ऐसे ही होते थे जब हम मिट्टी के बर्तनों में खाना भी पकाते थे, और खास तौर से पानी तो बहुत बाद तक पिया गया है। हाँ, पकाना बहुत पहले बंद हो गया था। और हमारे एक साथी लिखते हैं कि बर्तन मिट्टी के, इसके बारे में अनेक प्रकार बार सुना है कि मिट्टी के बर्तन प्राकृतिक रूप से मनुष्य के लिए फायदेमंद होते हैं। आज भी लोग मिट्टी के बर्तनों में भोजन पकाते हैं जो स्वास्थ्य और पोषण की दृष्टि से बहुत लाभकारी माने जाते हैं, जबकि धातु के बने बर्तन स्वास्थ्य की दृष्टि से हानिकारक होते हैं। एक और हमारे साथी का ये संदेश है कि मिट्टी के बर्तन जहाँ गांव में रोजगार के अवसर पैदा करते हैं, वहीं गरीबों का भरण पोषण का माध्यम भी बनते हैं, वही मिट्टी के बर्तन स्वास्थ्य की दृष्टि से भी उत्तम माने गए हैं। जैसे गर्मियों के दिनों में इन्होंने भी घड़े के पानी का फ्रिज के ठंडे पानी से ज्यादा लाभप्रद होने की उदाहरण दिया है, और बताया है कि जब हम छोटे थे तब उड़द की दाल मिट्टी के बर्तन में बनाई जाती थी, जिसे हम कुन्नी कहते थे। अच्छा। हाँ, और वो इतनी स्वादिष्ट बनती थी जिसका स्वाद आज भी याद है। आजकल जो कुकर में दाल बनती है वो दाल पकती नहीं है बल्कि गलती है। जबकि मिट्टी के बर्तन में दाल पकती थी, इसलिए कुकर से ज्यादा स्वाद उस मिट्टी के बर्तन में बनी हुई दाल का रहता था। वैसे ही आजकल कुल्हड़ में चाय पी जाती है जिसका स्वाद भी बहुत अच्छा लगता है। आपको याद होगा गर्मियों के दिनों में पानी सुराही में रखा जाता था, उन्होंने इसका भी जिक्र किया है। तो भाई मिट्टी के बर्तनों के बारे में की जो फायदे हैं वो तो हमारे सुनने वाले ने बहुत सारे बता दिए। भाई लस्सी पी जाती है गर्मियों में। और एक बात तो और है, देखो जैसे हमने कहा ना कि उस जमाने की बात है, तो हम जब जैसी बर्तन में खाते हैं शायद हमारी वैसा ही मन भी होता है। हमने कहा ना धरती से जुड़ी हुई बात होती है। फिर जैसे कहते हैं कि 4 बर्तन होंगे तो आवाज भी करेंगे, तो फिर लड़ाई झगड़ा होने लगा जब धातु के बर्तन आ गए। और जब मिट्टी के होते थे तो हम इस डर से शायद नहीं लड़ते थे कि भाई टूट ना जाए, बर्तन टूट है ना। जाए। तो वैसे बुआ सब चीज का इंतजाम होता है। अब जैसे मिट्टी के बर्तनों के फायदों की अगर हम बात करें, तो उसमें खाना बनाने में जो उसके पोषक तत्व हैं, सब कहते हैं कि वो भी बराबर रहते हैं। उसमें बने खाने में पोषक तत्व भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। जैसे आयरन है, फास्फोरस है, कैल्शियम है, ये सब मिट्टी के बर्तन में बने खाने में पाए जाते हैं। जैसे मैग्नीशियम भी रहता है, जो बहुत थोड़ी मात्रा में चाहिए लेकिन चाहिए, है ना। और ये जो मिट्टी के बर्तनों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, ये आग और नमी को बराबर से संचारित करते रहते हैं, जिसकी वजह से खाने के पोषक तत्व सुरक्षित रहते हैं। तो भाई मिट्टी के बने बर्तनों में इसी तरह से तेल का इस्तेमाल भी कम होता है और खाना बहुत स्वादिष्ट बनता है। और पकाने से जो है ना पौष्टिकता के साथ साथ भोजन का स्वाद भी बढ़ जाता है और पोषक तत्व तो नष्ट नहीं होते। आज के हानिकारक नहीं है बहुत सारे, जैसे इन्होंने लिखा है, लेकिन हाँ पोषक तत्व तो जरूर नष्ट हो जाते हैं, तो आप उसे मान सकते हैं। और मिट्टी के बर्तन में जो हम खाना पकाते हैं या
पानी पीते हैं, चाय पीते हैं, दूध पीते हैं, जो भी चीज़ पीते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद होता है। और इसमें एक जो हमारा अम्ल और हमारा जो क्षारीय भोजन का जो दो तत्व होता है, पीएच वैल्यू होती है, कम ज्यादा होती है तो अम्लीय हो जाता है भोजन या क्षारीय होता है, तो उसमें उसका संतुलन बना रहता है, उसका जो वैल्यू है वो मेंटेन रहती है। तो अब समझ लीजिए हाँ। तो भाई मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल करना होता है तो आजकल तो काफी चलन में आ गए हैं, बहुत जगह मिलने भी लगे हैं। अब बहुत बार ये होता है कि भाई मिट्टी के बर्तन में कैसे खाना बनाएं, कहीं ये टूट ना जाए या इन्हें साफ कैसे करेंगे। तो इतना मुश्किल भी नहीं है, क्योंकि कुछ खास बातों का ख्याल रखना होता है। जब इनको पहली बार आप इस्तेमाल करें तो इनको करीब 12 घंटे पानी में भिगोकर जरूर रखें और उसके बाद इन्हें पानी से निकालकर सुखा लें और तब खाना बनाने के लिए इनका इस्तेमाल करें। हाँ, और जैसे कि छोटे बर्तन हो, जैसे गिलास है, कटोरी है, कप है, इन्हें तो कम से कम 6 घंटा भिगो ही दें। वैसे भी देखो दिए जो हम लोग जलाते हैं दीपावली पर या किसी भी मौके के लिए जब दिए जलाते हैं तो उसे भी हम 4-6 घंटे भिगो के निकालते हैं, नहीं तो फिर पूरा तेल वो सोख लेता है। तो समझ लीजिए कि आपको उसको अच्छे से निकाल के और फिर सुखा लेना है। पहले भिगोना है अच्छे से कम 12 घंटा और उसके बाद सुखा लीजिए। और छोटे बर्तन तो है 6 घंटे में हो जाएंगे, ठीक बस। और मजबूती की जहाँ तक बात है ना बुआ, आपने कहा कि बर्तन टूटे फूटे ना हो तो भाई मिट्टी के बर्तन जब बाजार से घर खरीद के लाएं तो उस पर खाने वाला तेल है, जैसे सरसों का तेल है या रिफाइंड तेल है, जो भी आप इस्तेमाल करते हैं, तो वो बर्तन में 3/4 उसको लगा दे पहले तेल को, और फिर बर्तन में 3/4 पानी भर कर रख दे और उसके बाद बर्तन को धीमी आंच पर रखकर ढक्कन से ढक दे और फिर उसको थोड़ी देर पकने दें और तब उतार लें। पानी को अच्छी तरह से खूब उबल जाने दें। हाँ, कुछ अगर हो उसमें जो भी कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ गंदगी होती है या कोई अगर बहुत से लोगों को ये भी होता है कि कोई संक्रमण ना हो तो वो भी उसके भी गुंजाइश खत्म हो जाती है और एक बार बर्तन भी सख्त और मजबूत हो जाता है। हाँ, मजबूती तो आ ही जाएगी जब आग में पक जाता है। लेकिन वैसे भी देखो जब खरीद के जब हम लाते हैं ना उस समय ही उसकी मजबूती भी हमें देख लेनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो अगर पकाने के लिए बना है तो उसमें अगर कुछ खामी रह गई है, कोई कमी रह गई है, तब वो टूट भी सकता है। तो इसके लिए तो आपको सावधान रहना ही पड़ेगा। वो तो हम देखो धातु का बर्तन भी लाते हैं या कुकर भी लाते हैं तो भी हमें देखना पड़ता है ना। तो इतनी तो सावधानी आपको खरीदते समय रखनी ही पड़ेगी और फिलहाल हमें समय की भी सावधानी रखनी पड़ेगी। हाँ, लेकिन हुआ बस मिट्टी के बर्तन को धोने का जो बता दो तो वो हम लौट कर बताएं या ब्रेक लेने के बाद? भाई समय आप बताओ। हमने आज का शब्द रखा प्रत्युत्पन्न मति। तो जाहिर है कि मति से जुड़ा हुआ है, यानी हमारे दिमाग से, बुद्धि से जुड़ा हुआ ये शब्द है। तो आप बताएं कि इसका क्या मतलब है। राजुल तुम नहीं, हम अपने श्रोताओं से कह रहे हैं, गुजारिश कर रहे हैं, ये बताएंगे क्योंकि राजुल बताने जा रही है, इसलिए अब राजुल से नहीं पूछ रहे हैं क्योंकि राजुल बताने जा रही है कि ये मिट्टी के बर्तनों को साफ कैसे किया जाए। ये सबसे बड़ी मुश्किल होती है क्योंकि लोग यही डरते हैं कि भाई इनको कैसे साबुन से तो धोएंगे नहीं, कैसे धोएंगे, क्या करेंगे। तो बहुत आसान है इन्हें धोना भी। मिट्टी के बर्तन अगर हैं आपके पास तो किसी भी केमिकल साबुन या किसी जो भी इस्तेमाल करते हैं बर्तन धोने के लिए उनकी ज़रूरत नहीं होती। आप इन बर्तनों को सिर्फ गर्म पानी की मदद से ही साफ कर सकते हैं। और अगर चिकनाई वाले बर्तन हैं तो जैसे कि शुरुआत से होता था ना वो कि नींबू डाल दीजिए, बस कुछ खट्टा डाल के उसको साफ कर लीजिए। खट्टा डाल दो, थोड़ा सा नमक लगा दो उसमें, जैसी जरूरत हो आप देख लीजिए। और सबसे पहली बात तो है कि ज्यादा तेल घी लगता ही नहीं है तो उसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल। और फिर है प्राकृतिक चीज है मिट्टी, तो वैसे ही प्राकृतिक चीजों से ही साफ होगा, ये रसायन से नहीं होने वाला है ना। और अगर रगड़ के साफ करना चाह रहे हैं, जैसे कभी कभी चूल्हे पे पकाया है और उस पर कालिख लग गई है, कुछ ऐसा हो गया है, तो भाई रगड़ना है अगर उसे
तो एक काम कर लीजिए कि नारियल की छाल या जैसे रस्सी जटा होती है ना, जो, जटा, हाँ। हाँ, वो ले लीजिए और उससे साफ कर लीजिए। बस, तो बस इतना आसान है सब कुछ साफ करना। लेकिन एक बात तो है, अंदर से इस तरह से कभी गंदा नहीं होता है कि आपको नारियल की जटा आदि किसी कड़ी चीज का प्रयोग करना पड़े। और जहां तक बाहरी की बात है, हो सकता है कि हमारे साथियों को याद हो कि पहले जब वो पीतल की बटलोई या कोई हाँ, बटलोई होती थी, बुआ। उसमें बाहर लेप लगाते थे। ये जो तुमने कालिक की बात कही, तो जब चूल्हे पर खाना बनता था तो उसमें मिट्टी का लेप लगा लेप देते लगाया थे जाता था। ताकि उसको साफ करना आसान हो, वो लेप हट जाए। मतलब सुबह ये काम रहता था, चूल्हा जलाने से पहले सारे बर्तनों में पीछे लेप लगा दिया जाता था। तो आप वो भी लगा सकते हैं, बस उसको छोड़ा दीजिए और साफ हो जाएगा। बटलोई की बात की तो हमें वो दाल गलने वाली बात याद आ गई क्या? बुआ। हाँ, कि दाल जो है वो आजकल लोग पकती है, हम्म, गलती नहीं है लेकिन गलाना चाहते तो हैं लोग आजकल। ना, रिश्ते ऐसे ही हो गए हैं भाई। इसीलिए तो ना रिश्तों के साथ ही आपने इसीलिए तो बर्तनों को जोड़ा कि हाँ। भाई आजकल यही हो गया है कि जहाँ जब तक मतलब की बात होती है तभी तक उन रिश्तों को साधा जाता है, उनको उनसे निभाया जाता है। मतलब निकल जाता है तो नहीं पहचाना जाता। हाँ, तो अक्सर देखो आजकल क्या होता है ना कि बर्तनों में जब देखोगे कि वो नमक आदि लग जाए पानी का बहुत दिनों तक, या कोई वैसे भी अच्छे बर्तन है आपके स्टील के, या बहुत दिन हो जाए, या बोतल है पानी की, कोई भी स्टील की या जिस भी धातु की है, कोई भी, आजकल के बच्चे कहेंगे अब फेंक दो ये सब, अब हो गया इसकी खत्म उम्र। तो मतलब यूज एंड थ्रो, आप थोड़े दिन हो गया बस अब फेंकिए, अब नया लाइए सेट। तो कुछ कुछ वैसे ही जैसे तुमने कहा ना कि काम खत्म तो बस खत्म सब कुछ। तो भाई ऐसा ना रखें, आप धीरे धीरे पकाएं दाल को, और गलाने की जरूरत नहीं है। स्वास्थ्य भी बना रहेगा। और फिलहाल हम मनोरंजन का साधन तो आपके लिए लेकर हाजिर है। नतीजा हमारी मोहब्बत का क्या है, ये तुम भी न सोचो, ये हम भी न सोचे। ये दिल का लगाना बुरा या भला है, ये तुम भी न सोचो, ये हम भी न सोचे। बहकी हुई है जब ये फिजाएं, कैसे न होंगी आखिर हमसे खताएं। लगे झूमने जब काली घटाएं, ऐसे में क्यों ना अपने कदम डगमगाए। कभी कभी ऐसा भी तो होता रहा है, तुम्हारी खता या हमारी खता है, ये तुम भी न सोचो, ये हम भी न सोचे। बहुत मेरे दिल के करीब आ गई हो, नशा बन के आंखों पर मेरी छा गई हो। पता कुछ नहीं है ये क्या जिंदगी है, मगर ऐसा लगता है कि जन्नत यही है। कभी कभी ऐसा भी तो होता रहा है, तुम्हारी वफा या हमारी वफा है, ये तुम भी न सोचो, ये हम भी न हम सोचे न
तुम सोचो, बस चुपचाप अपने किताब में मुंह गाड़ के बैठे रहो, ध्यान लगा के। कैसे, ऐसे कैसे हो सकता है? यही थोड़ा तो दाएं बाएं होता था देखना बुआ, पड़ता आप है। भी यही कहती थी कि अरे तो क्यों? इस साल बोर्ड है, हाँ, तो जरा उसके लिए ध्यान तो एक लगाओ। साल पहले से कहना पड़ता था। सुबह जरा सा देर से उठी थी तो डांटते नहीं थे? अरे भाई, हमारा ये सब कर्तव्य भी है, धर्म भी है, पूरा कर्म भी यही है कि बच्चों का अगर घर में परीक्षा होती थी जब बोर्ड की, तो सुबह से यही राग अलापते थे हम लोग, बोर्ड की परीक्षा है, इतनी देर तक सो रही हो। और याद है कि जब भी अलार्म लगाना, उसके बाद 6 बार 5 7 बार अलार्म बज रहा है, उठी नहीं रही है। और उससे ज्यादा मजेदार, चलो पहले लेकिन अभी और भी बातें कर लें, तब बताएंगे तुम्हारी एक और शैतानी। अच्छा बुआ, हमारे एक साथी ने लिखा है क्या? कि बोर्ड परीक्षा का नाम सुनते ही बहुत डर जाते थे। पहले इसका डर बहुत हुआ करता था, बहुत पढ़ाई करते थे कि कहीं कुछ छूट ना जाए, पता नहीं कहीं से कोई ऐसा प्रश्न आ जाए जो हमें ना आए, बस ये सोच कर ही खूब पढ़ाई करते थे। पर आजकल इसका डर कम हो गया है, या बच्चे हमसे ज्यादा मेहनत करते हैं इसलिए डर नहीं होता। जो भी है, बोर्ड के नाम से कोई नहीं डरता। हाँ भाई, अब ना डरे, लेकिन हम तो उस जमाने की बात कर रहे हैं ना, वो दिन याद करने के लिए कह रहे हैं जब बोर्ड की परीक्षा होती थी। भाई, क्योंकि लगता था कि जिंदगी में सबसे पहली परीक्षा यही है, और मतलब सारी इज्जत का जो है ना बनना बिगड़ना सब यहीं से निर्धारित होने वाला है। ये वाली जो घड़ी है बस यही सब कुछ करेगी। और तब तो कक्षा 10 की जो होते थे अंक तालिका जो मिलती थी, वो ताउम्र हर जगह सबसे पहले वही दिखाई जाती थी। तो वो भी बड़े मतलब कहना चाहिए कि नाक रहती थी हम लोगों की कि भाई इसका बचा रहना और फर्स्ट डिवीजन आना और डिस्टिंक्शन आना बड़ा जरूरी है। नहीं बुआ, ये भी तो कह के बहुत ज्यादा एकदम चिताया जाता था कि देखो, ये तुम्हारी क्लास का इम्तिहान नहीं है जिसमें 40 बच्चे होंगे और पास हो जाओगी या फर्स्ट आ जाओगी, ये वो इम्तिहान नहीं है, बोर्ड का इम्तिहान है जिसमें बहुत बच्चे बैठते हैं जी। तो हम लोग कभी कभी पूछते थे कितने बच्चे बैठते हैं, तो जो लोग डराते थे उनको याद ही नहीं रहता था कि कितने बच्चे बैठते हैं, उन्हें खुद भी नहीं मालूम रहता था, लेकिन ये कह के खूब डराया जाता था कि बोर्ड का इम्तिहान, क्योंकि पूरे राज्य भर के उसमें बच्चे होते थे, परीक्षार्थी होते थे, तो जाहिर है कि प्रतियोगिता तो बहुत जबरदस्त रहती थी। लेकिन हमारे एक साथी ने लिखा है कि एसएससी बोर्ड की परीक्षा के दिन मुझे अभी तक याद है। मेरी माँ कहा करती थी कि सवेरे सवेरे 3 बजे की पढ़ाई सही तरीके से याद रहती है, और मैं इतनी जल्दी उठ के पढ़ाई करता था। थोड़ी तकलीफ होती थी लेकिन पास हो गया तब बहुत खुश हुआ, और अब से अपने बेटे को भी यही सलाह दे रहा हूँ। तो अब भाई बेटा मान रहा है कि नहीं, ये बताइए। वैसे एक हमारे साथी लिखते हैं कि बोर्ड परीक्षा के नाम से तो आज भी डर लगता है, भले ही ये बच्चों की क्यों ना हो। आज भी अपने पुराने दिन याद आ जाते हैं कि बाप रे, 10th में आ गए या 12th में, बोर्ड परीक्षा का भूत सदा सर पर तांडवी करता रहा है। भाई यही तो हम भी कह रहे हैं कि हमेशा ये रहता था, और हम लोगों के पास, माता पिताओं के पास भी एक हथियार की तरह रहता था जब तब डराने के लिए। आप बोर्ड की परीक्षा की बात कर रहे हैं तो मैं बता दूं, हमारे साथी लिख रहे हैं, हर परीक्षा में मुझे बुखार आ जाता था। वैसे पढ़ाई में ठीक ही थी, घर की जिम्मेदारी के साथ साथ पढ़ती थी। वैसे हम 12 महीने पढ़ाई करते थे तो परीक्षा के समय ज्यादा कठिनाई नहीं होती थी, पर मन का भय जो है वो तो बना रहता था। सच में ऐसा ही कुछ। ये दूसरा संदेश है मेरे सामने, उसमें लिखा है कि बोर्ड परीक्षा में बहुत ही डर लगता था। हम लोग रात भर जागकर पढ़ाई किया करते थे और सुबह मंदिर के दर्शन करने के बाद ही परीक्षा देने जाया करते थे। सच, अब वो दिन याद करते हैं तो बड़ा ही मजा आता है। भाई ये तो वर्ड फेमस है कि हमारे यहाँ मम्मियाँ जो है तरह तरह के टोटके भी करती थी। कुछ ऐसे, दही शक्कर, दही मछली खिलाना भी, बोलना भी, जाते समय कुछ ऐसे शब्द बोलना कि ये बोलेंगे तो बस सारे नंबर तो आ ही जाएंगे झोली में। तो कुछ चीजें होती थी, प्रयास सब जो अपने अपने ढंग से सब लोग करते थे। लेकिन हमारे साथी ने जो लिखा है कि वर्ष भर हम पढ़ते थे, ये बहुत मायने वाली बात है। बिल्कुल। लेकिन बुआ, उसके बावजूद ऐसा भी तो होता था ना कि कुछ लोगों के पास कुछ गेस्ट पेपर भी होने लगे थे, या कुछ जो होते ना कि महत्वपूर्ण प्रश्न बता दिए गए हैं, ये प्रश्न महत्वपूर्ण है, ये जरूर आएंगे। या जब कभी टीचर पढ़ाते रहती थी तो उस समय बिल्कुल कान चौकन्ने हो जाते थे। वो कहती थी ये आ सकता है, ये आ सकता है कहती थी, तो लगता जैसा लगता है यही की घंटी लगती थी। और लगता था इन्होंने ही प्रश्न पत्र बनाया है। और बस एकदम शक की नजरों से उनको देखने लगते थे कि भाई और क्या जुगाड़ तो नहीं है, भी बता दीजिए। और ऐसे में अगर किसी के पास अगर वो गेस्ट पेपर या कुछ इस तरह की चीजें होती थी तो लगता था अरे वाह, इनको तो बहुत कुछ मालूम होगा। लेकिन फिर धीमे धीमे समझ में आता जाता है। वैसे एक बड़ा ही दिलचस्प सा संदेश है। क्या?
हमारे साथी लिखते हैं कि बोर्ड परीक्षा के दिन आते ही हमारी तो समझ लीजिए जनवरी के महीने से ही नींद उड़ जाती थी। आई बाबा बस हमारे ऊपर खान पान रूटीन पर ज्यादा ध्यान देना, हाँ। हमारे टाइम टेबल को फिक्स रखना, ये सब पर ज्यादा फोकस करने लग जाते थे। वैसे तो पूरे वर्ष रूटीन फिक्स रखा जाता था, पर इन दिनों उनको भी बहुत टेंशन रहती थी, पर हमको रिलैक्स रखने का भी उतना ही प्रयास रहता था। सचमुच खुशनुमा दिन भी थे। टेंशन के साथ माता पिता का ज्यादा साथ हमको भी बहुत सुकून देता था। फिर हमारे दूसरे भाई बहन का खींचना और हम भी चढ़ाते थे कि आई बाबा हमारे ही हैं। बस वो बात ही कुछ अलग थी। बड़े होने पर अब मैं इन बातों को याद करके बहुत हंसती हूँ। स्पेशल अटेंशन मैं कभी भी नहीं भूलूंगी। ये बात बिल्कुल सही है कि बच्चों का ख्याल रखना, उनकी सारी दिनचर्या का, खान पान का, हर चीज का ख्याल रखना। बिल्कुल राजा साहब हो जाते थे ना। हाँ कि भाई इनको ये भी दे दो, और बोर्ड के इम्तिहान हो रहे हैं। हाँ। बहुत सी जगहों पर ये भी होता था कि खूब घी डाल डाल के खिलाते जाओ। हाँ, या दूध में मेवा डाल के तरह तरह से उसको उबाल के एक उसमें साथ सारा दिमाग बढ़ा दिया जाए। नहीं, लेकिन इन सब चीजों की जरूरत भी पड़ती थी। तो भाई ये तो होता है कि कहीं ना कहीं हमारे पूरा परिवार जुटा रहता है कि जो बच्चे प्रयास कर रहे हैं वो बिल्कुल सफल हों। और सफल तो हमारे साथी भी होंगे। हमने प्रत्युत्पन्नमति पूछा है और बहुत सारे साथियों ने लिखकर भेजा भी है। कुछ सही, कुछ पास पास वाला है। तो आसपास है, कहाँ है ये हम बताते हैं गीत के बाद। हाँ हाँ। सिकंदर ने पोरस से की थी लड़ाई, जो की थी लड़ाई तो मैं क्या करूं। जो कौरव ने पांडव से की हाथापाई, जो की हाथापाई तो मैं क्या करूं। सिकंदर ने पोरस से की थी लड़ाई, जो की थी लड़ाई तो मैं क्या करूं। जो पीयूटी पुट है तो बीयूटी बट है, जमाने का दस्तूर कितना उलट है। जो पीयूटी पुट है तो बीयूटी बट है, जमाने का दस्तूर कितना उलट है। पढ़ाते हैं सब मुझको उल्टी पढ़ाई, है उल्टी पढ़ाई तो मैं क्या करूं। सिकंदर ने पोरस से की थी लड़ाई, जो की थी लड़ाई तो मैं क्या करूं। जाहिल घसीटा मगर खाए हलवा, ये हर रोज लूटे मिठाई का जलवा। है जाहिल घसीटा मगर खाए हलवा, ये हर रोज लूटे मिठाई का जलवा। ये दूध में पानी मिलाता है भाई, न आए मलाई तो मैं क्या करूं। सिकंदर ने पोरस से की थी लड़ाई, जो की थी लड़ाई तो मैं क्या करूं। ये बीए है लेकिन चलाए ये ठेला, ये एमए है लेकिन ये बेचे करेला। करेला भाई। ये बीए है लेकिन चलाए ये ठेला, ये एमए है लेकिन ये बेचे करेला। अगर 3 दिन से ये भूखा है भाई, जो भूखा है भाई तो मैं क्या करूं। सिकंदर ने पोरस से की थी लड़ाई, जो की थी लड़ाई तो मैं क्या करूं। बुआ
यही हाल रहता था। वो है ना कि हिस्ट्री ज्योग्राफी ऐसी बेवफा, रात भर रटो सवेरे सफा वाला हिसाब किताब रहता था। कहने के लिए यही होती थी। कहने के लिए हिस्ट्री ज्योग्राफी है, लेकिन बहुत सारे विषयों में यही होता था। और खास तौर से वो जो आखिरी समय पे जो लोग पढ़ते थे उनका तो यही हाल होता था। भाई अंक के मामले में तो यही होता रहा ना। किसी की जन्म, वो जीवन परिचय जब याद करना होता था, जीवनी खास तौर से ना, ये उनकी कवियों की, साहित्यकारों की, सब गड़बड़ हो जाता था कि 1857 था कि 1756 या उनका 1756 था कि इनका 1758 था। मतलब इस तरह से सब गड़बड़ हो जाता था, यानी कि पूरी खिचड़ी बन जाती थी। फिलहाल हमारे साथी बहुत अच्छी अच्छी बातें लिख रहे हैं राजुल। और देखो ऐसा है ना कि एक जन तो उस जमाने में पहुंच गए कि बस मजा आ गया जब हम लोग सुराही लेकर ट्रेन में चलते रहे। याद है ना? और उसमें भी ढक्कन वक्कन लगा के, नहीं तो कपड़े में पहले उस पे कपड़ा बांधा जाता था, फिर कोई ढक्कन लगाया जाता था, और उसको लेके हम लोग चलते थे। कितना बस बिल्कुल राशि ठाट बाट रहता था। ऐसे हमारे एक संदेश और है बुआ। हाँ, मिट्टी के बर्तन में खाना बनते हैं, ये 50 वर्ष पहले मैंने अपने परिवार में देखा है। बड़ा मजेदार वाकया भी याद आता है। हमारे बाबा के घर में मिट्टी के बर्तन में ही दाल बनती थी। मिट्टी के बर्तन में खाना सभी से नहीं कोई नहीं बना सकता। मतलब हर सब कोई नहीं बना सकता। सही बात है। उसमें बनाने का भी एक कला होती है। बड़ी सधे हाथों से, हल्के हाथों से कलछी को चलाना होता है। पर घर में एक नई बहू आई, खाना बनाई, कलछी घुमाया, जोर से बर्तन गया टूट, सारा दाल चूल्हे में। मुझे याद है चाची लगती थी मेरी, बेचारी को बहुत डांट सुननी पड़ी थी। वो तो रोने लगी थी, एकदम अनाड़ी बहू है, इसको कुछ नहीं आता, ये सब कहा गया था। तो भाई इस तरह की बातें होती हैं। ये तो कलछी चलाने की बात है, लेकिन अक्सर जब इस तरह से जब उसका मटका लाते हैं, हड़िया लाते हैं जो भी, तो कभी कभी कच्ची रहती है तो टूट जाती है। लेकिन हाँ, इसीलिए जिस समय खाना पकाते थे लोग पहले, तो रसोई में से ऐसे हटते नहीं थे कि हम लोग अभी तो मालूम है कुकर सीटी दे देगा तो कुछ भी करने चले जाओ, है ना, फिर किसी को भी आवाज दे दो कि धीमी कर दो। तो उस समय जिस समय खाना पकता था, शायद इसीलिए उसी वस्त्र में बनाया जाता था। उसके बाद रसोई घर से बाहर नहीं निकलते थे लोग, तो एक रंग देखते थे। तो जब ये चटकने लगती है तो पता चल जाता है, और फिर तुरंत उसको पलटा जाता है। तो ऐसा भी समय होता था, हम लोग के समय में ये भी होता था। तो भाई ये सब तो समय समय की बात है। भाई समय समय की बात होती है बुआ, कि लोग जो है कुछ ना कुछ अपनी बातें ऐसी हो जाती कि जैसे दोस्तों से बड़ी पक्की दोस्ती है और कह दी, और बाद में फिर कुछ ऐसा हुआ कि लगा हाय इससे क्या, और इसने ये कर दिया। हाँ, इसने तो फायदा उठा लिया। पेट की कमजोर है। पेट पे कोई बात नहीं बचती। हाँ, देखिए ऐसा नहीं तो कुछ लोगों का पेट गुड़गुड़ाने लगता है ना, तो क्या करेंगे, है ना। अरे लेकिन उससे पहले राजुल एक बहुत मजेदार बात, ये तो ट्रेन वाली बात तो तुम लोगों को मालूम है, लेकिन जिस समय हम पढ़ते थे उस समय का तो तुम लोगों को नहीं पता। हम लोग स्कूल भी ले जाते थे सुराही छोटी सी। अरे वाह। हाँ, बहुत छोटी सी होती थी, उसमें अम्मा कपड़ा बांध के दे देती थी और बस ले जाते थे, क्योंकि ढक्कन वक्कन भी नहीं ले जा सकते थे, तो उसके मुंह पर कपड़ा बांध के ले जाते थे। तो जो बहुत वैसा रहता था, तो कुछ लोग लड़कियां लेकर आती थी, बड़ा अच्छा लगता था। वो आज भी याद है उसकी वो आकार। हालांकि उस समय हम लोग बहुत छोटे थे, तो कक्षा 1 से भी पहले की बात है, तो बहुत बड़ी लगती थी। आज समझ में आता है कि वो 1 हाथ बराबर रही होगी, हाँ 6 इंच लंबी, या बहुत रहा होगा तो 8 इंच लंबी रही होगी। वो सुराही आज भी याद है, और वो जाना है स्कूल। कितनी सुंदर सुराही। हाँ, छोटी छोटी सी सुराही। काश बुआ वो सुराही आपने रख ली होती, एक तो रख ली होती। कैसे रखते, मिट्टी की थी। देखिए फिर वही बात आ गई ना, मिट्टी की थी जी। तो ऐसा थोड़ी सावधानी जरूरी है। हाँ, बर्तनों के साथ, अपने व्यवहार के साथ, अपने आदतों के साथ, और किसको बताना है किसको न बताना है, इस बारे में बहुत सजग रहने की भी जरूरत है। कहते हैं ना दोस्तों से कुछ बातें अपनी साझा कर लो, परेशान हो तो बता दो। लेकिन भाई हर बात हर किसी से नहीं कहने वाली, दोस्तों से भी कुछ बातें ऐसी होती हैं जो नहीं कहने वाली। तो जैसे कौन कौन सी बात? जैसे कि आर्थिक स्थिति की बात है, कि अब कितना बैंक बैलेंस है, या व्यापार अगर करते हैं तो क्या कहाँ पे लेन देन का हो रहा है, कहाँ नफा नुकसान हो रहा है, या कहाँ आपने कितना पैसा लगाया है। बिल्कुल सही बात है। किसी से भी नहीं करनी चाहिए। और अगर सलाह लेने के लिए भी कर रहे हैं, तब भी घर के किसी बड़े अनुभवी व्यक्ति से जिस पर पूरा विश्वास हो, या विशेषज्ञ से सलाह लें। और एक बात और है, अगर जैसे कि मान लीजिए एक हम धनराशि लेते हैं, अमुक धनराशि 50,000 की बात है, अगर मान लो, तो आप कुछ ऐसे उनसे उदाहरण देके 5,000 से कुछ बात करें, ताकि वो ये ना आंक सके कि आपके पास कितना पैसा है। आप राय ले लें और फिर आप निर्णय करें कि आपको क्या करना है और कैसे करना है ना। ऐसे ही जैसे खास तौर से लड़का या लड़की हो, उसके विवाह की अगर आप बात कहीं कर रहे हैं,
तब तो किसी से ना कहें। बिल्कुल। क्योंकि देखो ऐसा नहीं है कि सिर्फ अब कहेंगे ले उनके कौन से बेटा बिटिया है कि वो अपना घुस जाएंगे अपनी बिटिया का ब्याह करने लगेंगी। ऐसा नहीं होता है। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि वो आपकी हितैषी हैं कि जहां आपने बात शुरू की है वहां के हितैषी हैं, या वहां आपकी कौन सी ऐसी बात बता दें आपको नहीं पता, है ना। हो सकता है कि वो खुशी में बताएं या हो सकता है कि आपकी तारीफ में बताएं, लेकिन वो पासा कैसे पड़ेगा ये आपको नहीं पता। बिल्कुल, है ना। तो जब तक तय ना हो जाए हाँ। उसके बारे में ना बताएं। ऐसे बुआ ऐसा भी होता है कि जैसे अब हम जैसे कहें कि हमको जो हमारी बड़ी बहन है वो बहुत डांटती है। हाँ। या बहुत नकचढ़ी है, भाई बहुत गुस्सैल है, या कभी कभी माता पिता के बारे में, या कभी कभी अपने दोस्तों के बारे में भी हम कुछ ऐसी बातें बोल जाते हैं। हाँ। कि पता है वो बहुत चुगलखोर है, हाँ। उसके सामने तो कुछ कहना ही मत। सही बात तो है। इस तरह की जो बातें हम करते हैं उनका प्रभाव ये पड़ता है कि एक तो अगर अपने घर के बारे में कर रहे हैं तो घर की छवि उससे बनती जा रही है, और अगर हम किसी दोस्त के बारे में भी कर रहे हैं तो सामने वाले को ये भी लग सकता है कि अगर ये इस दोस्त के बारे में ये बात कर रही है तो दूसरे दोस्त के बारे में भी करती होगी, दूसरी दोस्त के बारे में करती होगी, हमारे बारे में भी ऐसे ही सबको कहती होगी। तो आपकी खुद का भी जो छवि है वो बिगड़ती है, और जो आपका एक बना हुआ है इम्प्रेशन या जो प्रभाव है आपका वो भी कहीं ना कहीं धूमिल पड़ता है, और लोगों को आपके प्रति विश्वास भी उठता है कि अरे ये तो इनके बारे में कह रही है तो निश्चित हमारे बारे में भी कहती होंगी। तो आपकी विश्वसनीयता को भी कहीं ना कहीं धक्का लगता है। और ये जो परिवार वाली बात कह रही हो ना राजुल बिटिया, ये तो बिल्कुल सही है कि घर हो, परिवार हो, या सहेलियां हो, या आपके पुरुष मित्र हों, या कोई भी हो, कार्यालय का कोई अधिकारी है या कुछ भी है, सब परिवार का ही अगर हम मान के चलें तो क्या ही अच्छा होगा। तो जाहिर है कि फिर हम किसी के भी बारे में कुछ नहीं कहेंगे। और ये सब चीजें कहीं ना कहीं क्षणिक होती हैं, या कोई कैसा है तो कैसा है, आप देखिए कि आपको कैसे उसके संग व्यवहार करना है अगली बार। अब जैसे कि कोई आपके यहाँ किसी ने कहा कि अच्छा हम आएंगे, आपने कहा कि भाई आ रहे हो ना, हाँ आ जाएंगे कल, तो आपने मान लिया कि खाना खाने आएंगे, लेकिन उन्होंने कहा नहीं आपने तो खाने के लिए तो कहा ही नहीं था, आपने पूरी तैयारी कर ली। अब आप बड़े नाराज हो रहे हैं उनके ऊपर। उन्होंने कहा लीजिए आपने तो कंफर्म ही नहीं किया था, है ना। तो आप समझ जाइए कि उन्हें जब तक कि आप बिल्कुल तिखार के, जिसको कहते हैं ना कि बार बार ठोक के नहीं कहेंगे, तब तक वो नहीं स्पष्ट होगा। तो आप तैयार रहें उसके लिए, ना कि आप उनसे अपेक्षा करें। बिल्कुल, है ना। बिल्कुल। और इसी तरह से अगर किसी की शिकायत भी सुनी हो, हाँ। और दूसरा आपसे उसी व्यक्ति की शिकायत कर रहा हो, तब भी आप उस सुनी हुई शिकायत के बारे में उस व्यक्ति को ना बताएं। हाँ। क्योंकि इस तरह से आप उसकी जो पहले से बिगड़ी हुई छवि है उसको बिगाड़ने में और अपना भी योगदान दे रहे हैं कि हाँ हमने भी सुना है, ऐसा तो है, ये बात नहीं कहा, कौन कहता है, सुना है तो कहता ही नहीं, कहता हाँ बिल्कुल सही कह रही हो तुम। तो भाई ये सब देखना होगा। हाँ। और बुआ एक चीज और होती है, क्या? कई बार जीवन में ऐसा होता है कि कहीं कोई हमें नीचा दिखाता है, कभी अपमान होता है। हाँ। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई हमें कुछ बातें सुना कर चला जाता है, हम चुपचाप सुन लेते हैं। अब उन बातों की चर्चा अगर हम दूसरों से करने लगेंगे तो हमारा वैसा ही व्यवहार दूसरे भी हमारे साथ करने लगेंगे। बिल्कुल सही बात है कि वो आपकी कमजोरी समझ जाएंगे या आपके नब्ज पकड़ लेंगे तो व्यवहार करेंगे। और एक बात और है कि मान अपमान वाली चीजों से थोड़ा सा हमें राजुल कहीं ना कहीं ऊपर उठना होगा। और प्रतिदिन जो भी हम सुनते हैं, दूसरे दिन अगर हम उठते हैं तो बिल्कुल नया सोचे कि आज का दिन बिल्कुल नया है, भूल जाएं कि कल राजुल ने क्या कहा था, फला ने क्या कहा था, किसने क्या कहा था। तो ज्यादा बेहतर है। इन सारी पूरे दिन की जो भी छाप है हमारे मन में, तनाव है, उलझन है, जो भी है, उन सबको निकाल दीजिए। रात में एक प्रार्थना करिए, सोते समय 5 मिनट बैठिए बिस्तर पर, और ये भी मत याद करिए कि किसने क्या कहा था, किसने क्या अच्छा कहा था, कुछ नहीं, भूल जाइए। और कल सुबह फिर आप नए सूरज के साथ उठिए और सवेरा आपका है, पूरा दिन आपका है। क्या बात है। और वो इसके साथ ही साथ अपनी कमजोरियां भी ना बताएं, सबको ना बताएं। एक बात और है कि ये कमजोरी बताना या कुछ भी, जैसे तुमने आर्थिक बात कही, ये हम बताते अपने किसी बड़े सगे को हैं, लेकिन अक्सर घर में ये नहीं ध्यान देते कि घर में सेवक सेविकाएं भी हमने रखी होती हैं। कभी उनके सामने हम बात कर रहे होते हैं, या कहीं रास्ते में है और रिक्शे वाला है, वाहन चालक है, बस है, बस में आसपास लोग हैं, इन सारी चीजों को हम भूल जाते हैं। तो बेहतर है कि कभी ना कहें तो अच्छा है ना। और गीत सुन ले, गाना सुन ले। हाँ हाँ।
अब हमने प्रत्युत्पन्न मति के बारे में भी बात की थी। बिल्कुल सही है। हमारे बहुत सारे साथियों ने इसका संधि विच्छेद भी लिखकर भेजा है, प्रति उत्पन्न मते, प्रति उत्पन्न मते। तो इसका मतलब भी कुछ लोगों ने लिखकर भेजा है, जैसे लिखते हैं मतलब के अतिशीघ्र सोचने वाला, समझने की शक्ति, और जो कोई तुरंत कोई उपयुक्त बात सोच ले। क्या बात है, बिल्कुल सही आपने या लिखा है। तुरंत जवाब देने वाला, हाजिर जवाब, इस तरह की बातें लिखी हैं। बिल्कुल, हाजिर जवाबी इसको कह सकते हैं। हाँ। या प्रति इसलिए कि क्योंकि जब कोई बोलता है उसके रिएक्शन में जो हम बोलते हैं, प्रति स्वरूप मतलब, हाँ। है ना, तो वो जब कोई कुछ किसी ने बोला और तुरंत आपकी जब बुद्धि चलती है और आप तुरंत जवाब देते हैं, और बहुत सटीक जवाब होना चाहिए, जैसे इन्होंने लिखा उपयुक्त जवाब, तो उसी को प्रत्युत्पन्न मति कहते हैं। और किसी किसी के लिए प्रत्युत्पन्न मति जो है ये संस्कृत का शब्द है। जैसे प्रति और उत्पन्न, ई और ऊ का दोनों को मिला के या हो गया तो यण संधि हो गई, और इस तरह से ये संस्कृत का शब्द हो गया। और प्रति उत्पन्न जैसे प्रतिक्रिया होती है वैसे प्रति उत्पन्न होता है। और बुआ, अब कार्यक्रम का समय हो रहा है समाप्त। तो हमारी प्रत्युत्पन्न मति ये कहती है कि सबसे नमस्कार कहना है, तो प्यारी बुआ को और राजुल को दीजिए इजाजत। नमस्कार।